हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की ये बुक है रुक्मिणी प्रकाशन की, जिसमें से हम मैथ के जो 25 क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करेंगे। 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें 28 जो कि दिए गए हैं, जिसमें से आपके 3 प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। इसमें फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट केवल सॉल्व करेंगे। तो हमारे 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, 25-25 क्वेश्चन के। हालांकि ये पुराने पैटर्न पे है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। रही बात इस बुक की खासियत, देखिए हम बता देते, इस बुक को हम पिछली बार सॉल्व किए थे, 2021 वाले जीडी में दिए थे पेपर, हमारा रिजल्ट भी हुआ। एसएससी जीडी स्पेशल के लिए मैंने कोई और नहीं पढ़ाई की थी, कोई और बुक नहीं पढ़ी थी, बस इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था और इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, बस इतना ही किया था। और मेरा सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन तो अभी फाइनल मेरिट बाकी है, बाकी मेडिकल तक हम पहुँच गए थे। तो ये बुक हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर कोई बुक आएगी, अगर मान लीजिए आती है आपकी घटना चक्र की, तो उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट में ये मिली है, तो इसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, ये बुक अच्छी होगी, आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगी, और इसको आप कोशिश करिए मार्केट से ले लीजिए या सॉल्व कीजिए, ठीक। उसके बाद हम तो यहाँ पे मैथ का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रैक्टिस सेट से। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमारे जो है मैथ के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, 51 से लेकर के 75 तक दिए गए हैं इस बुक में। तो अभी हम 51 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 51 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए ये प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बता देते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है। तो है देखिए 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं, कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 वस्तुओं का जो है सीपी, और विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखते हैं। तो 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 7 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी बट्टे एसपी अगर हम यहाँ निकालें तो ये 7 बट्टे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी उसका क्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य क्या है, 10। तो यहाँ पे लाभ या हानि बताना है। तो देखिए अगर किसी वस्तु को आप 7 में खरीदेंगे और 10 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, 3 का होगा। 3 का लाभ होगा, किसके तुलना में होगा, 7 के तुलना में। हमेशा जो है सीपी से तुलना हम करते हैं, लाभ या हानि जो प्रतिशत होता है उसकी तुलना हम किससे करते हैं, तो क्रय मूल्य से करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा नीचे होगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। देखिए ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का जो है एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यूए की बुक है, उसको हम सॉल्व कराए हैं। उसमें क्लियर आपको ये सब चीज़ें समझा रखे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम इसको नहीं बताएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप उस बुक को जो सॉल्व कराए हैं वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये 3/10 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कर लेंगे 100 से गुणा। अब ये हो जाएगा हमारा 300/7। तो इसको जब हम काट देंगे तो ये 4 बार में कटेगा और फिर यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2 बार में, और फिर ये 6/7 यानी 42 सही 6/7% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। और ये क्या हमारा होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 7 में खरीद के 10 में बेच रहे हैं, यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा था। परसेंटेज अगर देखें तो ये 42 सही 6/7% हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर के प्रश्न पे। 52 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपये में बेची गई, जिससे एक पर जो है 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो कह रहा है 2 साइकिल है जिसमें से प्रत्येक को क्या हो, 3990 रुपये में बेची गई, ठीक। प्रत्येक को 3990 में बेची गई, एक पर 5% का लाभ हुआ और एक पर 5% का हानि। तो देखिए सबसे पहले 5% का लाभ, यानी 5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। अब देखिए 1 पर 5% का लाभ हो रहा है, यानी 20 का खरीद के 1 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होगा, 1 रुपये का लाभ लिया होगा, यानी 21 का बेचा गया होगा। तो 20 होगा हमारा सीपी और एसपी हमारा क्या बनेगा, 21। ये तरीका होता है रेशियो मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करने का। पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, फिर जो ऊपर होता है वो लाभ या हानि होता है, और नीचे जो होता है हमारा वो सीपी होता है। तो हमने मान लिया 20 सीपी है और लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो 21 है। और दूसरे पे क्या हो रहा है, 20% की हानि, तो यानी 20 खरीदा होगा और 1 रुपये की हानि। देखिए लाभ हुआ तो हमने जोड़ दिया, हानि होगा तो 20 में से उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 19 का बेचा होगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक को 3990 में बेची गई, यानी कि देखिए जो बेचने का मूल्य है वो दोनों कंडीशन में, दोनों साइकिल का क्या है, बराबर है। 3990 3990, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग। यहाँ 21 है और एक 19 है, तो इसको हम करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 21 से गुणा करेंगे
और यहाँ 19 नहीं है तो यहाँ 19 से गुणा करेंगे। अब देखिए रेशियो, अब देखिए यहाँ अगर हमने 19 से गुणा किया तो ये रेशियो इससे संबंधित है, तो यहाँ भी हमें 19 से गुणा करना होगा, और यहाँ हमने 21 से गुणा किया तो हमें यहाँ भी 21 से गुणा करना होगा। ये दोनों अब हो गए बराबर। बराबर होने के बाद हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 19 से कम 19 के 9, 19 दूनी 38, 1 39, ये 399 आपका बना। और 399 का जो एक्चुअल वैल्यू है ये देखिए 339.90 दिया है। यानी यहाँ से हम अगर एक रेशियो का मान देखें तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर अब पूछ क्या रहा है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत, तो हानि या लाभ का जो प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो पूरे सौदे में तो हमने देखिए विक्रय मूल्य तो हमें पता है कि एक को 3990 में बेचा, फिर दूसरे को भी 3990 में, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 3990 गुणे 2 इतने रुपए में बिक्री। एसपी हमारा क्या है, 9 दूना 18, 2 दूना 18, 19, 9 3 दूना 6, 79-80 रुपये में टोटल वो साइकिल को बेचा है। लेकिन अब हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 19 दूनी 38, ये हो जाएगा आपका 380, और यहाँ देखिए 21 दूनी 42, यानी 420 रुपये। और टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 0, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 800। और देखिए एक रेशियो का मान हमारा क्या है, एक रेशियो का मान है 10, तो 800 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इस तरह से हमारा रेशियो मान। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हानि हो रही है या लाभ। तो देखिए 8000 का अगर हम खरीदे साइकिल, 2 साइकिल, और 7980 रुपये में बेच दिए, तो जाहिर सी बात हानि होगी। हानि कितने की होगी, तो इसका हम अंतर निकालेंगे, कितना कम में बिका। तो देखिए 79 और 80, तो यहाँ पे हमें मिल गया ये 2, और यहाँ पे ये 0, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यानी 20 रुपये का जो है हमें हानि हो गई। यहाँ पे हमने 8000 का खरीदा और 7980 का बेचा, तो 20 रुपये की हो गई हानि। तो 20 रुपये की हानि किसकी तुलना में हो रही, तो 8000 की तुलना में होगी। सीपी हमारा नीचे होता है तुलना करने के लिए, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं गुणा। अब देखिए ये 00 से 00 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा हमारा 2/8, 2 से कटेगा 4 बार में 1/4, और ये प्रतिशत के अगर इसको हम और आगे सॉल्व करें तो ये 2.25%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जो हानि होगी हमारी वो 2.25% की हानि होगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप रेशियो से ही कर ले। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 53 नंबर के प्रश्न पे। 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि ए है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है पैदल चल रहा है। क्या पैदल चल रहा है, यहाँ पे ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या है पैदल चल रहा है। उसके बाद उसके पीछे जस्ट क्या कर रहा है, बी चल रहा है 4 घंटे के बाद। यहाँ पे देखिए +4 घंटा हम क्या कर लेते हैं, 4 घंटे के बाद बी क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसके पीछे चला। तो ये दे रखा है साइकिल से चल रहा है, तो साइकिल से जाहिर सी बात है साइकिल से इससे स्पीड चलेगा। ये अगर पैदल चल रहा है तो साइकिल से क्या होगा, इससे स्पीड चलेगा। तो अब हमें देखना है कि ए जो है 4 घंटा, देखिए 4 घंटे के पहले ए 4 घंटा चल लिया होगा, उसके बाद भी निकला होगा। तो ए को अगर देखा जाए तो वो टोटल कितनी दूरी जाएगा, तो 4 की स्पीड से 4 घंटे में 16 किलोमीटर चला गया होगा, 16 किलोमीटर चला गया होगा। अब कह रहा है कि बी उसके बाद से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है। तो देखिए ए हमारा रुकता नहीं है, ए रुकता नहीं है, ए चलता जाता है, उसके पीछे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी निकलता है। तो अब यहाँ पे हमें सापेक्ष चाल निकालनी होती है, सापेक्ष चाल निकालनी होती है, क्योंकि देखिए ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी तब, बी 10 की स्पीड से चल रहा है और ये 4 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर सापेक्ष चाल निकालें तो 10 में से 4 को हम घटा देंगे, जब 4 को घटा देंगे तो ए हमारा उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रुका हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको क्या करेगा, पीछा करेगा ए का। तो देखिए अब ए हमारा यहाँ पे 16 किलोमीटर चल चुका है, तो ये 16 किलोमीटर की दूरी बी क्या करेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करेगा। तो यहाँ पे वो कितने समय में पीछा कर लेगा, मतलब 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो इसको निकालने के लिए टी बराबर, देखिए आपको फार्मूला ये मान के हम चलें पता होगा,
डी बराबर होता है यस इंटू टी, डिस्टेंस स्पीड टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस जो है फार्मूले से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो टी बराबर आपका क्या होता है, टी बराबर होता है डी बाई एस। तो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और यस कितना है 6 किलोमीटर। तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, या फिर ये कर सकते हैं 8/3 और ये हम कर सकते हैं घंटे। 8/3 घंटा लगेगा उसको पकड़ने में, मतलब 16 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को। अब फिर कह रहा है कि टोटल कितनी दूरी पर जाके पकड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए तो 16 किलोमीटर चला ही चला है, 4 घंटे में वो चला है। लेकिन 4 घंटे के बाद जो है 8/3 घंटे में बी उसको पकड़ रहा है, यानी कि 8/3 घंटा भी तो ये चला होगा। तो 8/3 घंटे में वो कितना चला होगा, 16 किलोमीटर तो चला ही था। 16 + 4 के स्पीड से 8/3 घंटा भी चला। तो ये टोटल दूरी हमें यहाँ पे अब पता चलेगी कि 16 + 4 × 8/3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 + 8/3 × 4, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 16 + 8 × 4 = 32, 32 में 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये देखिए लगभग 10 दशमलव आपका 3 नहीं 10 3 6 18 10.6 के करीब जाएगा, यानी आपका ये 26.6 किलोमीटर टोटल दूरी ये चला होगा। देखिए आपको अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो इसको हम और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा है, बी उसके बाद 4 घंटे के बाद निकल रहा है, लेकिन वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से निकल रहा है। तो ए हम देखेंगे सबसे पहले कि 4 घंटे चला है, तो उस 4 घंटे में ये कितने दूरी चला जाएगा। तो 4 घंटे में 4 की स्पीड से 16 किलोमीटर चला जाएगा, तो 16 किलोमीटर टोटल चला गया। फिर उसके बाद बी निकल लिया साइकिल से वो निकला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ए अभी भी चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो दोनों के हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए जिसकी ज़्यादा होती है जिसकी कम होती है उसको घटा देते ज़्यादा में से, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी पीछा करेगा। ऐसा सापेक्ष चाल हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि ए रुका नहीं है, ए को रोकने के लिए हम सापेक्ष चाल निकाले हैं। यानी ए 4 किलोमीटर चल रहा है तो ये 10 तो यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसका पीछा करेगा। तो पीछा वो कितना करेगा, जैसे 16 किलोमीटर ए जो चल लिया है, मान लीजिए ए यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर जो दूरी चला है। अब जब सापेक्ष हमने निकाल लिया तो 6 किलोमीटर पर यही 16 किलोमीटर की दूरी बी को तय करना होगा। तो 16 किलोमीटर की दूरी जो है बी कितने समय में तय करेगा, तो 6 की स्पीड से चल रहा है, तो हमने इसका निकाल लिया टाइम। 8/3 घंटा में वो ए का पीछा करेगा। अब 8/3 घंटे उसको लगे उसका पीछा करने में, और ए ऑलरेडी 16 किलोमीटर चल चुका है, और 8/3 किलोमीटर भी वो 8/3 घंटा में भी वो रुका नहीं है, चलता ही गया है। तो टोटल दूरी वो कितना चलेगा यही पूछ रहा था प्रश्न में। तो 16 + 8/3 × 4 की स्पीड से चल रहा था, तो इसका हम गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ के देखिए 26.6 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। 26.6, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका 6.5 से ज़्यादा आएगा, तो 26.67 या 7 कह सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 54 नंबर के प्रश्न पे। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ना भी आए तो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 54 नंबर के प्रश्न पे। 54 नंबर के प्रश्न में कह रहा है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति में चलने वाले रेलगाड़ी में बैठा आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए यहाँ पे कहना चाहिए कि तीव्र गति में बैठा हुआ व्यक्ति धीमी गति वाले जो है व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न के कहने का मतलब सेम है। ये भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर बैठा हुआ आदमी है तो वो पार नहीं करेगा बल्कि वो बैठा रहेगा, इसलिए तेज गति वाले में कहना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो जो उनकी स्पीड होती है, देखिए वही चीज़ हुआ सेम अभी जो 53 नंबर के प्रश्न में हमने देखा कि 2 रेलगाड़ी, मान लीजिए रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है। तो कह रहा है कि एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 58, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, मान लीजिए एक जो धीमी गति में रेलगाड़ी में बैठा आदमी है,
या हम यहाँ पे तीव्र गति वाले को कह सकते हैं। तीव्र गति में जो रेलगाड़ी में बैठा आदमी है वो धीमी गति वाली रेलगाड़ी को जो है 18 सेकंड में पार करता है। 18 सेकंड में पार करने का मतलब जो है, इसको समझने के लिए देखिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक धीमी गति से जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें कोई एक व्यक्ति बैठा है, तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी जो है, मान लीजिए एक तीव्र गति वाली रेलगाड़ी है, ये इस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। 18 सेकंड में पार कर जाती है तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई का मतलब क्या कि ये जो 18 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर रही है, इसको ये अपनी ही दूरी पार कर रही है, यानी डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगी, इस रेलगाड़ी की लंबाई इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने देखा कि जो स्पीड गति वाली होती है और जो कम गति वाली होती है उसका सापेक्ष चाल हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 30 और 58 का अंतर क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये किसी व्यक्ति को अगर 18 सेकंड में पार करती है तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सब जो दिया है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में पूछने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने कर दिया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब देखिए इतने स्पीड से 18 सेकंड में ये व्यक्ति को पार कर रही है, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा इसकी लंबाई होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ सीधे सीधे इसका हमें लंबाई ही पता चल जाएगा। तो 18 सेकंड में पार कर रही है तो 18 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अब देखिए 18 से यहाँ 18 सीधे सीधे कट जा रहा है और यहाँ पे हम 5 से अगर गुणा करें तो 20 25 100 8 25 40 140 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करती है, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई L है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी L। अब फार्मूला हमारा होता है D बराबर S इंटू टी, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो हमने क्या किया, स्पीड हमने निकाल लिया और स्पीड को हमने यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और टाइम हमारा 18 सेकंड था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 18 कट गया, कैलकुलेट करें तो 140 मीटर आंसर आ गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 55 नंबर के प्रश्न पे। 55 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 32 लीटर एल्कोहल के विलयन में 12% जल था, 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है तो शेष विलयन में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 32 लीटर कोई एल्कोहल का विलयन है, कितना है 32 लीटर है, तो ये 32 लीटर है, इसमें क्या है 12% है हमारा पानी, तो 32 का हम निकालेंगे 12%। तो 32 का 12% मतलब 12/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसको 4 से काटेंगे 3 बार में, इसको 4 से काटेंगे 25 बार में, तो ये होगा 32 3 32 3 96 और बट्टे 25, यानी इतना पानी है, इतना लीटर क्या है इसमें पानी है एल्कोहल के विलयन में। अब कह रहा है कि इस विलयन से जो है 26 लीटर आपका एल्कोहल उड़ जाता है। तो अगर 26 लीटर एल्कोहल जो है उड़ गया तो बचा कितना टोटल विलयन, 6 लीटर। देखिए 32 में से 26 लीटर एल्कोहल उड़ गया तो विलयन बचा कितना, 6 लीटर, 6 लीटर विलयन बचा। और उसमें से अब पूछ रहा है कि उसमें अब शेष विलयन में पानी की मात्रा क्या होगी। तो शेष विलयन हमारा 6 बचा और उसमें पानी की मात्रा, देखिए एल्कोहल उड़ा है पानी नहीं उड़ा है, ये प्रश्न में साफ कह रहा है कि एल्कोहल उड़ा है। तो बचा कितना पानी हमारा कितना है 96/25, कितने में 6 लीटर में। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 96/25 और कितने में 6 में, तो हम प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करते हैं गुणा। देखिए कितना पानी है 96/25 लीटर पानी है, कितने बिलियन में 6 लीटर बिलियन में, तो कितना प्रतिशत है कन्वर्ट करने के लिए जितने बिलियन है उससे हम करते हैं भाग। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो ये 96 होगा, ये 25 है और ये 6 है तो 6 ऊपर चला जाता है, ये 25 गुणे 6 हो जाता है। ये भिन्न में आप लोग सीखे होंगे। अब यहाँ ये 25 से हम इसको काट देंगे 4 बार में, इसको हम 2 से काट देंगे 2 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से आप कटेगा 3 और ये 32 बार में। अब 32 दूना आपका हो जाएगा 64%, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। बिलियन में कितना प्रतिशत पानी अब बचेगा तो 64%। पहले कितना था 12%, लेकिन 26 लीटर जब बिलियन से एल्कोहल उड़ गया तो पानी की मात्रा क्या हो गई 64%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 56 नंबर के प्रश्न पे। 56 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च जो है मासिक खर्च है 210 रुपया और अगले 4 महीने का 250 रुपये है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपये की बचत की तो मासिक औसत आय पूछ रहा है।
तो देखिए 8 महीने का औसत मासिक खर्च, तो खर्च औसत में दिया है 210, तो 8 महीने का अगर औसत खर्च उसका 210 रुपया है तो टोटल खर्च कितने होगा। तो टोटल खर्च करने के लिए क्या होता है, औसत दिया है 8 महीने का, तो 8 महीने का अगर औसत 210 है तो टोटल खर्च क्या हो जाएगा। ये परसेंट जो आपका एवरेज का सवाल है, एवरेज से संबंधित, एवरेज में क्या होता है, देखिए एवरेज का फार्मूला है यहाँ हम बता देते हैं कि एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, टोटल योग, जिसको योग को हम टी कह सकते हैं, टोटल योग बटे टोटल संख्या। तो ये होता है हमारा एवरेज। जैसे मान लीजिए आपकी 2, 4, 6, इसका एवरेज अगर निकालना हो तो इनको हम टोटल संख्याओं का योग कर देते हैं, 4 2 6 6 12, और टोटल संख्या कितनी है 3, तो अगर 12/3 यानी 4 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यानी टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या बराबर एवरेज होता है। इस फार्मूले से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि 8 महीने का जो एवरेज है वो खर्च का एवरेज दिया है 210 रुपया, तो हम यहाँ टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो टी बराबर ए इंटू एन होगा। ये हमारा कितना है 210, यानी एवरेज 10 है, और टोटल संख्या कितनी है 8 महीने का, तो ये 0 8, ये 1680 रुपये। ये टोटल खर्च 8 महीने का कुछ उसका कितना है, ये आपका 1680 हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अगले 4 महीने का 250 है, तो अगले 4 महीने का 250 है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 250 गुणे 4, तो यानी 25 चौक का 100, 1000 हो जाएगा। यानी टोटल उसका जो है खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च अगर हम देखें तो 1680 और 1000, तो ये 2680 हो जाएगा आपका। टोटल खर्च उसका कितना हो गया 2680। फिर कह रहा है कि 1500 रुपये की बचत करता है, तो 1500 रुपये की बचत कर रहा है, तो उसको भी हम जोड़ देंगे 1500। अब उसको देखेंगे कि टोटल उसकी आय जितनी रही होगी वो पता चलेगा, मतलब यानी 2680 वो खर्च कर रहा है, 1500 बचा रहा है, यानी टोटल वो कितना कमा रहा है ये हमें पता चल जाएगा। तो ये पता चल जाएगा, तो देखिए 0 और ये 8 और ये 6 5 11 2 1 3 4, 4180 रुपये टोटल वो कमा रहा है। और कितने दिन में कमा रहा है, तो देखिए पहले हमने 8 महीने का निकाला, फिर 4 यानी 12 महीने का, यानी वार्षिक, एक साल में वो 4180 रुपये कमा रहा है। वही कह रहा है कि अब बताइए कि उसकी मासिक औसत, मासिक मतलब एक महीने का, तो हमने 12 महीने का योग टोटल निकाल लिया, एक महीने का पूछ रहा है उसका है, तो एक महीने का निकालिए कि 12 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो टोटल योग में से टोटल संख्या यानी 12 महीने का, तो 12 से हम भाग करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 12 3 36 और 36 5, यहाँ पे आएगा 12 चौक 48, ये आपका 34। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन पे चलते हैं सीधे, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है कि 34 सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसको हम क्या करेंगे सीधे 348.33, वैसे आप भाग देंगे तो यही आपका जवाब आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारा सीधे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा किसी में 3 से स्टार नहीं है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जल्दी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 57 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 57 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है खाद्य पदार्थ का मूल्य जो है 10% बढ़ गया है। उसके बाद कह रहा है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ा। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग वस्तुओं का खर्च जो है वो 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रेशियो का भी इसमें यूज कर दिया है और परसेंटेज का भी कर दिया है, तो इस तरह से हमें, और थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का भी कर दिया, नहीं प्रॉफिट लॉस का नहीं लेकिन परसेंटेज और जो है रेशियो को मिला करके दिया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपसे थोड़ा लगना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है, जो देखिए खाद्य पदार्थ है और 2 वस्तु दिया है, खाद्य पदार्थ अन्य उपयोग, तो इन दोनों का रेशियो दिया है कि कितना कितना है। तो खाद्य पदार्थ को हम यहाँ लिख देते हैं, खाद्य पदार्थ मान लीजिए 2 के अनुपात में है, तो मान लेते हैं 2 किलो। मानने में क्या था, तो रेशियो दिया है, ये 2 किलो भी मान सकते हैं, 20 किलो भी मान सकते हैं, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 2 किलो है खाद्य पदार्थ। उसके बाद दिया है आपका अन्य उपभोग, तो अन्य उपभोग की जो वस्तु है ये हमारा 5 किलो, 2:5 रेशियो दिया है, तो हम मान लेते हैं 5 किलो है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है ये मान लेते हैं 100 रुपये किलो है, तो 2 किलो का 200 रुपये हो जाएगा मूल्य। ये मूल्य क्या हो जाएगा 2 किलो का 200 रुपये। और ये भी हम मान लेते हैं अन्य पदार्थ जो है हमारा ये भी 100 रुपये किलो है, तो 5 किलो का 500 रुपये हो जाएगा। इस तरह से हम केवल मान के चल रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो 2 किलो है, क्योंकि रेशियो देखिए दोनों का जो पदार्थ का जो रेशियो दिया गया है ये आपका 2:5 दिया गया है। ठीक, 2:5 दिया गया है।
और इसको हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपये किलो है, ये भी 100 रुपये किलो है, तो इसका 200 में मतलब 2 किलो का 200 होगा और इसका 5 किलो का 500 रुपये होगा। दोनों का अगर देखें तो टोटल कितना 700 रुपये हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। ये टोटल अभी हमारा रेशियो में चल रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये रेशियो में चल रहा है क्योंकि 2 और 5 का रेशियो है, फिर हमने 100 भी मान के चला है, ठीक। तो 700 रुपये मान लिया है, लेकिन 700 रुपये का जो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि इसका मूल्य जो है 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। देखिए यहाँ पे दिया है खाद्य पदार्थ का मूल्य क्या 10% बढ़ गया। अगर 200 का 10% हम बढ़ा दें मान, तो हम इसको प्रतिशत बढ़ाने को क्या लिखते हैं, 200 का 10% यानी 110/100। इस तरह से हम निकालते हैं परसेंटेज में। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, 11 दूना 22 और ये 0, यानी जो नया मूल्य हमारा आ गया ये कितना आ गया 220 रुपये, ठीक। पहले 200 का मिलता था 2 किलो, अब कितने का मिलेगा 220 रुपये का। सेम इसी तरह से हम 500 का कितना मूल्य बढ़ गया, ये मूल्य बढ़ गया आपका 15%, तो हम 500 का 15% निकालेंगे तो 500 का 115/100 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम बढ़ा हुआ मूल्य जो है निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये हमने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है, डब्ल्यू को बुक जो सॉल्व कराया उसमें हमने सिखा रखा है। अब देखिए 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 2 = 7 और ये 5 × 5, ये आपका हो जाएगा 575। यानी जो आपका मूल्य आ गया, नया मूल्य जो आ गया, खाद्य पदार्थ का नया मूल्य 220 रुपये और जो अन्य भोग की वस्तु है उसका 575 है। और यानी अगर दोनों को हम ऐड करें तो टोटल कितना हो गया, ये 5 7 2 9 और ये 5 2 7, 795 रुपये आ गए नए मूल्य। पहले कितना था 700 रुपये, अब कितना आ गया 795 रुपये। ये दोनों देखिए अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू से अब हम तुलना करेंगे। जो ये 700 रुपये दिया गया है जो हमने निकाला अभी रेशियो में, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपका दे रखा है प्रश्न में कि ये 3500 रुपये। देखिए प्रश्न में आपका दे रखा है सीधे कि ये जो है उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये है। वर्तमान वेतन यानी जो जितना वो खर्च कर रहा है, यानी 700 रुपये रेशियो में खर्च कर रहा है, एग्जैक्ट में उस कितना खर्च करेगा 3500 रुपये। तो एक रेशियो का मान यहाँ से हमारा निकल जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 5, एक रेशियो का मान आ गया 5। तो कह रहा है कि उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, पहले वो अगर 700 खर्च कर रहा था, अब वो 795 रुपये खर्च करेगा तभी काम चलेगा, तो वेतन में वृद्धि कितनी की होनी चाहिए 95 रुपये की होनी चाहिए। रेशियो में अगर देखा जाए तो यहाँ 700 और 795 कितनी वृद्धि हुई 95 का, तो 95 रेशियो की वृद्धि अगर होगा तब उसका खर्च चल पाएगा। एक रेशियो का हमारा मान क्या है 5 है, तो 95 रेशियो का मान निकालने के लिए हम 5 से कर देंगे गुणा। तो 5 से अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ देखिए 5 × 5 = 25, अब 5 × 9 = 45, 2 = 47, यानी 475 रुपये की वृद्धि उसके वेतन में हो जाएगी। तो उसका खर्च क्या होगा, चल सकेगा, यानी स्तर जो है उसका चल सकेगा, यानी जितना उसका खर्चा है वो मैनेज कर लेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 58 नंबर के प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 तथा 4 सेंटीमीटर है। तो इसके आयतन का मतलब शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला देखिए क्या होता है, इसको हम पहले देखेंगे, फिर हम यहीं पे देखेंगे कि बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन, इन दोनों का फार्मूला देखेंगे। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। यह देखिए ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहीं बेलन का आयतन आपका होता है पाई r स्क्वायर h। सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसका जो है शंकु और बेलन के आयतन में 1/3, शंकु में 1/3 लगा रहता है, बेलन में आपका कुछ नहीं लगा रहता है, पाई r स्क्वायर h। ये इन दोनों का आयतन का फार्मूला होता है, ठीक। अब देखिए अब हम सिंपली सॉल्व करेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, पाई को हम रहने देंगे, r स्क्वायर। देखिए शंकु का जो यहाँ पे आपका r यानी त्रिज्या क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर। h का मान देखिए शंकु के लिए h का मान 5 दिया है, और ये हमारा हो गया शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर है। फिर बेलन का आयतन हम पाई को रहने देंगे, और बेलन के लिए जो त्रिज्या का मान दिया गया है यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और h का मान यहाँ 4 दिया गया तो हम 4 करेंगे।
अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे ये पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 पचे 45, 3 त्रिक का 9 पचे 45 बटे 3, तो इसको हम कर देंगे 15 से कटेगा और ये आपका 2 दूना 4 और ये आपका 4 है ही, तो ये 15:16, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 15:16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ फार्मूला याद होना चाहिए कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है और बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बस मान रख देंगे, काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 59 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 59 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का परिमाप जो है 80 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे वो आयत जो 32 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो ये मान लेते हैं हम, अगर 32 सेंटीमीटर लंबाई का जो है आयत है तो इसकी लंबाई क्या है 32, चौड़ाई नहीं दिया है तो हम x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया है 32 सेंटीमीटर लंबाई है, इसका क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर दिया है आयत का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, अभी आगे मिलेगा। देखिए आयत का परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप फार्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। L ये हमारा लंबाई होता है, B हमारा चौड़ाई होता है। तो देखिए एक बार ये लंबाई, एक बार ये चौड़ाई, फिर एक बार ये लंबाई, एक बार ये चौड़ाई, टोटल परिमाप जो होता है इन सभी का योग होता है। तो 2 बार L और 2 बार B जोड़ेंगे तो 2L + B, ये होता है हमारा फार्मूला आयत के परिमाप का। तो आयत का परिमाप यहाँ दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने हमारा दे रखा है और ये 2 है और L हमारा दिया है 32, B हमको मान रखे हैं हम क्या, x मान रखे हैं, यहाँ पे रख देंगे। ये कट जाएगा आपका 40 बार में और यहाँ से अगर हम देखें तो 32 + x, यानी x का मान क्या आ गया 8 आ जाएगा, यानी उसकी चौड़ाई क्या है, आयत की चौड़ाई x का बराबर क्या 8 आ गया। अब हमें क्या दिया है कि इसका जो वर्ग जो दिया है, वर्ग का हमें भुजा पूछ रहा है, तो वर्ग जो है मान लीजिए इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने मान लिया वर्ग है जिसकी भुजा a है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है a²। तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें से अब देखिए लंबाई तो पता ही था पहले से ही आयत का, हमने चौड़ाई निकाल लिया, तो आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा²। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसको हम लिख सकते हैं 8 × 4 और ये 8 हमारा ऑलरेडी है ही। अब यहाँ a² की वैल्यू है, अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 8 × 4, 2 बार 8 है तो एक बार बाहर होगा और ये 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, यानी a बराबर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। वर्ग का जो है एक भुजा क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपका 60 नंबर का प्रश्न है और यही इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। वीडियो लंबा होने की वजह से अपलोड करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो 60 नंबर के प्रश्न तक को हम इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट इसके अगले वीडियो एक अपलोड करेंगे, पार्ट 2 इसका होगा, जिसमें हम 61 से लेकर के आपके टोटल 75 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। तो आइए 60 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3, 2, 1 के अनुपात में है। कह रहा है कि एक बॉक्स में जो पेन है, पेंसिल है और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये है और पूरे डब्बे की खर्च की गई राशि जो है 720 रुपये है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, पेन, पेंसिल और रबड़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेन और अनुपात पेंसिल दिया गया है, पेंसिल और रबर क्या दिया गया है, रबर, इसका अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या क्या दिया गया है, 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक, तो हम इनके साथ हम सिंपली मान सकते हैं, x मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि 3x पेंसिल है, 3x पेन है, जो भी है x इसके साथ हम मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि एक पेन का जो मूल्य है वो 3 रुपये है, तो हम 3 लिख के मतलब अगर एक पेन का जो है मूल्य क्या है 3 रुपये है, तो 3 का क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मूल्य दिया गया है 2 रुपये, तो 2 रुपये है तो 2 दूना 4x,
इसका मूल्य भी 2 रुपये दिया गया है, तो ये हो गया 2x। अब टोटल खर्च कह रहा है, जो डिब्बा है उसका टोटल खर्च कितना है 720 रुपये, तो यानी टोटल हमारा इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 दूनी 6 और 9 6 15, 15x बराबर आपका दिया गया है 720 रुपये। 15x बराबर क्या हो जाएगा 720 रुपये दिया गया है, तो यहाँ से हमें निकालना होगा x का मान। x का मान हम निकालेंगे कैसे, इसको हम 15 को क्या कर देंगे 75, यानी 720/15, तो 15 चौका 60, यहाँ 4 बार जाएगा और यहाँ पे बचेगा 8, आपका क्या होता है 15 और 12 बचेगा तो 12 120, 15/120, यानी x का मान क्या आ गया आपका 48 आ गया। अब पूछ रहा है कि पेन की संख्या, मतलब बॉक्स में कितने पेन है, तो पेन हमारे कितने हैं 3x, और x का मान हमारा कितना 48, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 48 कर देंगे, तो यहाँ से हमें पेनों की संख्या पता चल जाएगी। 8 त्रिक के 24 और 3 चौक के 12 2 14, यानी 144 पेन टोटल कितना है पेन क्या है बॉक्स में है 144 पेन। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न जो है 61 से लेकर 75 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।